हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आईटीएफ काफी कॉम्प्लिकेटेड सा चैप्टर मोस्ट ऑफ जे एस्पिरेंट को फील होता है क्योंकि इसमें भर भर के एक तो फॉर्मूले कंडीशंस इतनी सारी हैं, तो कैसे इसको आसानी से समझा जाए, यही चीज आज अपन 25 मिनट की इस वीडियो में एकदम बेसिक से आईटीएफ को कवर करते हुए चले। एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स का ग्राफ अपन सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं साइन इनवर्स निकालना चाहता हूं तो मेरे को सबसे पहले इस फंक्शन को एक बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ेगा, यानी कि इसको अपने को 1 प्लस ऑन टू एक फंक्शन में क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ पे साइन एक्स के ग्राफ में से केवल इतने वाले ग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इससे मेरे को सारे के सारे साइन एक्स के आउटपुट मिल गए, ठीक है। और अगर अपन इसका डोमेन यहाँ पे -π/2 से π/2 ले रहे हैं, तो जो ये सेलेक्टेड ग्राफ है, अगर मैं इस ग्राफ का y = x लाइन के अबाउट में ग्राफ बना दूं तो वही ग्राफ अपने पास साइन इनवर्स x का बन के आता है। अब यहाँ पे एक और चीज देख सकते हो कि इसको बनाने का सिंपल सा तरीका तुम ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास 1, π/2 है, यानी π/2 पे 1 आ रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे -π/2 पे -1 आ रहा है, तो -π/2 प्लस π/2 जो कि x एक्सिस पे उनको y पे रख दो, और जो -1 और 1 y एक्सिस पे उनको x एक्सिस पे रख के सीधा सीधा अपन यहाँ पे ऐसे करके ग्राफ को प्लॉट कर देंगे। ऐसे ही कॉस की बात करोगे तो कॉस एक्स का ग्राफ तो ये होता है। इसमें अगर मान लो मेरे को सबसे पहले इसको बाइजेक्टिव कंसीडर करना है, बाइजेक्टिव वाला पार्ट सेलेक्ट करना है, तो अपन इसको सेलेक्ट करते हैं। जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास में हमने केवल 0 से पाई वाला ही रीजन का ग्राफ को सेलेक्ट किया है, तो इसका जो रेंज है, जो कि पहले डोमेन था, वो अब रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा 0 से पाई, और जो डोमेन था वो एक्चुअली में जो रेंज था वो डोमेन में आ जाएगा। तो ये ऐसे फेयर टाइप का ग्राफ अपने पास में बनेगा, जिसमें यहां पे तुम लोग देख भी पा रहे हो एक्स की सारी वैल्यूज अपन पॉजिटिव वाली ले रहे हैं, तो यहां पे आउटपुट सारा के सारा पॉजिटिव अपने पास में आ रहा है। वैसे ही 10x का ग्राफ कुछ इस तरीके से अपने को पता है ट्रिग्नोमेट्री में ड्रॉ करते हैं, और उसका इनवर्स अगर अपने को निकालना है तो सबसे पहले मेरे को इस वाले को सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि अपन यहाँ पे -π/2 से π/2 के ओपन ब्रैकेट वाले ग्राफ को सेलेक्ट कर रहे हैं। जब इस ग्राफ को मैं यहां पे प्लॉट करूंगा y = x लाइन के अबाउट में सिमेट्री में, तो बेसिकली ये ऐसा ग्राफ अपने पास में बन जाएगा, यानी कि जैसे जैसे मैं π/2 की तरफ जा रहा हूं y की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो उसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा कि जैसे जैसे मैं इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूं वैल्यू π/2 की तरफ जा रही है। सेम सिनेरियो -π/2 पे हो जाएगा। वैसे ही अगर अपन कॉटेक्स की बात करें तो उसका ग्राफ ये होता है। इसमें बाइजेक्टिव अपन ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जब ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो इसको y = x लाइन का अबाउट सिमेट्री में ड्रॉ करेंगे, तो ऐसा अपने पास में आ जाएगा जहां पे ये वाली वैल्यू π/2 हो जाएगी, जिसमें अपन ऐसे भी देख सकते हैं जैसे जैसे मैं x 0 की तरफ जा रहा हूं ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो जैसे जैसे हम यहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो वैल्यू 0 की तरफ अपने पास में जाती हुई अपने को यहाँ पे दिख रही है। ऐसे ही मैं sec x का ग्राफ अगर देखूं तो ये वाला होता है, तो अपने को अब केवल ये वाला पार्ट बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए सेलेक्ट करना रहेगा, यानी कि ये वाला पार्ट। जब इस वाले पार्ट को अपन ड्रॉ करके बनाएंगे तो ये बेसिकली यहां से स्टार्ट होके ये वाला बन जाएगा, ठीक है। कुछ बेसिक ग्राफ जो आईटीएफ के हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो डोमेन रेंज के रेस्ट्रिक्शंस वगैरह को अपने को काफी आसानी से समझा देते हैं। वहीं पे cosec x की बात करें तो इसका ग्राफ ये होता है। इसके लिए अपन केवल ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि इस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। जब इस वाले पार्ट को अपन ड्रॉ करेंगे तो ये वाला इसका ग्राफ अपने पास में बन जाएगा। बस अपने को यहाँ पे इसका डोमेन और रेंज वगैरह की वैल्यूज का ध्यान अपने को रखना। जैसे यहाँ पे देखोगे तो इसकी रेंज -π/2 से π/2 के बीच की सारी वैल्यूज होंगी, बस ये 0 वाली वैल्यू नहीं होगी। अब यहीं पे फिर आती हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो है वो है सम वाली प्रॉपर्टी। जैसे साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का अगर मान लो मैं सम करूं, जहां पे एक्स की वैल्यू -1 से 1 के क्लोज ब्रैकेट में है, तो टोटल सम π/2 के बराबर होता है। ये कैसे आ रहा है, इसको ऐसे समझ लो कि इसको मैंने थीटा बोल दिया तो ये इसके बराबर आ गया। साइन थीटा को मैं cos π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूं, और तो दोनों साइड इनवर्स लेंगे तो cos इनवर्स एक्स π/2 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा। थीटा को उधर ले जाओ जो कि साइन इनवर्स एक्स है, तो घूम फिर के हम यहीं पहुंच गए। ऐसे ही बाकी दो और प्रॉपर्टीज हैं, एक tan और cot की, दूसरी sec इनवर्स और cosec इनवर्स एक्स की। इन सबका सम भी π/2 ही होता है, बट इनके रिस्पेक्टिव डोमेन में इस चीज का अपने को ध्यान रखना है।
इसके बाद प्रॉपर्टी आती है कि जब अपने पास में कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, उसके अंदर जो है हमारे पास में उसी का इनवर्स लिया हुआ। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए पहला वाले की बात कर लेते हैं। इसका मतलब अपन यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं, हम यहां पे कहना चाह रहे हैं कि x की वैल्यू में कोई भी वैल्यू ले लेता हूं। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे x की वैल्यू में क्या ले सकता हूं, जो साइन इनवर्स x का डोमेन होगा वो क्या है, -1 से 1। यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर मान लो मैं पुट करता हूं, फॉर एग्जांपल 1/√2 पुट करा, 1/√2 पुट किया तो साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू π/4, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 जब आती है जब थीटा π/4 होता है, तो ये π/4 हो गया, तो साइन π/4 की वैल्यू 1/√2। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच की पुट करूंगा तो उसका आउटपुट भी -1 से 1 के बीच में ही मेरे पास में आएगा, यानी कि y और x दोनों इक्वल हो जाएगा, y इक्वल टू x अपन इस वाले इक्वेशन को लिख सकते हैं। लेकिन जब यहां पे x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हम ले रहे हैं। वैसे ही कॉस का अगर देखोगे तो इसमें भी यही सेम टाइप का सिनेरियो होता है, बस कंडीशन अपने को ध्यान रखना है कि x और y की वैल्यू बोथ बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट। वहीं पे tan की अगर बात करें तो ये वाली वैल्यू x के बराबर हो जाएगी हर एक x की वैल्यू के लिए। कोई भी तुम यहां पे वैल्यू लोगे है ना, और उस वैल्यू का आउटपुट की बात करोगे तो ये एक्चुअली में अपने पास में हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, और tan थीटा की सारी रियल वैल्यूज होती है -π/2 से π/2 के बीच में, क्योंकि अपन इसके ग्राफ में भी ये वाली चीज देखें तो y इक्वल टू x हो जाएगा। ऐसे ही कॉट का भी सेम हो जाएगा। वहीं पे अगर मान लो सेक की हम बात करें तो इसका x के बराबर होगा, लेकिन उस सिचुएशन में जब इसके डोमेन की बात हो रही होगी, यानी कि डोमेन तुम चाहो तो यहां पे लिख सकते हो मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि हम यहां पे बात करें जब x की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, या फिर r -1 से 1, जब x की वैल्यू ये है तो ये आ जाएगा। बेसिकली इसका ग्राफ इस सिचुएशन में बनेगा, यहीं पे -1 से 1 के बीच का अगर इसका ग्राफ देखोगे तो उसमें ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम टाइप का सिनेरियो कॉसेक इनवर्स x वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद ये तो देखो काफी बेसिक सी प्रॉपर्टी, अगर अंदर इनवर्स है, ये अपन फंक्शन में भी पढ़ते हैं, कोई भी एक फंक्शन और उसका इनवर्स उसके अंदर दे रखा है तो ये वैल्यू हमेशा x के बराबर होती है। उसी चीज को अपन यहां पे एक्सटेंड किए हैं बस। अब आते हैं नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी पे, जिसमें हम कह रहे हैं कि अगर x की जगह -x हो तो उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, यानी कि सारे के सारे ITF में x की जगह -x रख देता हूं तो आउटपुट क्या आएंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं साइन इनवर्स ऑफ -x की बात करता हूं। अपने को पता है इसका ग्राफ ये है, इस ग्राफ को देख के हम बोल सकते हैं ये ग्राफ एक्चुअली में ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी कि ओरिजिन से इतनी दूर अगर मैं कोई पॉइंट देख रहा हूं तो ऐसे ही नीचे जाऊंगा तो यहां पे भी मेरे को पॉइंट दिखेगा। ऐसे फंक्शंस को अपन बोलते हैं ऑड फंक्शन, जो कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होते हैं। उसकी कंडीशन क्या होती है, उसमें x अगर तुम -x इनपुट के रूप में डालो तो माइनस बाहर आ जाता है, तो यानी कि यहां पे माइनस अपने पास में बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ -x को माइनस साइन इनवर्स x हम लिख देंगे। वही सेम टाइप का सिनेरियो tan इनवर्स ऑफ -x और cosec इनवर्स ऑफ -x के साथ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी ऑड फंक्शन है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी तीन है उनको समझने के लिए मैं सबसे पहले cos इनवर्स ऑफ -x की बात करता हूं। इसका ग्राफ मेरे पास में कुछ ये है, इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। कैसे हो रही है इसको समझ लो, कि अगर मान लो मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले x यूनिट डिस्टेंस, x मान लिया मैंने कोई यूनिट है, x की कोई एक वैल्यू है यहां पे, है ना, तो मैंने इस पे आउटपुट देखा तो इसका आउटपुट यहां पे कहीं आएगा, या a पॉइंट पे बोल दिया। अब उतना ही x मैंने नेगेटिव साइड लिया जिसको कि मैं -x बोल दे रहा हूं, इस पे आउटपुट में देख रहा हूं तो यहां पे आएगा। सिंस दोनों का मैग्नीट्यूड यहां पे सेम है और अपन यहां बोल सकते हैं इस पॉइंट के अबाउट में सिमेट्री है, तो अपन यहां पे बोल पाएंगे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल होगा। जिसका फायदा क्या होगा कि जैसे ये -x है, अब मैं यहां पे इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं बोल दूंगा जो C पॉइंट पे वैल्यू आ रही है वो आ रही है cos इनवर्स ऑफ -x, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, C पॉइंट पे ये वैल्यू है, ये है ना, ये कितना है, ये अपने पास में OC है। OC को अगर मान लो अपने को देखना है तो उससे पहले एक और चीज देख लो, OB प्लस BC कर देता हूं। OB अपने को पता है π/2 है, क्योंकि यहां से यहां π/2 है, प्लस BC कर देना है तो ये लिख देंगे हम। ऐसे ही पॉजिटिव साइड में जो ये मैं जा रहा था, यहां पे आउटपुट देखोगे तो OA के बराबर है, OA को मैं लिख देता हूं π/2 के रेस्पेक्ट में। OB में से AB सब्ट्रैक्ट कर दो, और AB और BC अपने को पता है दोनों बराबर हैं। तो अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि अब
सीधा सीधा यहां से चाहो तो BC की वैल्यू उठा लो जो कि cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस पाई बाई 2 हो जाएगी, यहां पे रख दोगे तो अपने पास सीधा सीधा ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, जिससे तुम यहां पे बोल सकते हो कि इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ और दोनों पाई बाई 2 को ऐड कर दो तो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स हो जाएगा। यही टाइप का सेम सिनेरियो सेक इनवर्स में भी अपने को देखने को मिलता है और कॉट इनवर्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो और ये जो फंक्शंस है ना, इनको ऐसे भी समझ लो, ये एक्चुअली में नैनो फंक्शंस है, नाइदर ऑड नॉर इवन टाइप वाले, ये तीनों के तीनों, कॉस इनवर्स वाला और सेक और कॉट इनवर्स वाला। अब आती है इसके बाद नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी जहां पे इनवर्स बाहर लगा हुआ है, जैसे कि यहां पे। अब इसको समझते हैं, इसकी हेल्प से फिर बाकी चीजें अपन देखेंगे। तो देखो, इस x में मैं x की जगह कुछ भी पुट कर सकता हूं, हमेशा इसका आउटपुट -1 से 1 के बीच में रहेगा, यही साइन इनवर्स x के लिए अपने को चाहिए रहता है। और जब साइन इनवर्स x में यहां पे अंदर -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो इसका आउटपुट हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। तो सिंस ये सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होगा तो ये बेसिकली इसका ग्राफ जो है रिपीट करेगा तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड साइन एक्स की तरह ही 2π होता है। अब इसका ग्राफ अगर मान लो मैं बनाना चाहता हूं, सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलता हूं और हम यहां पे ना एक्स की कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने π/4 ले लिया, π/4 अगर मान लो मैंने यहां पे लिया तो साइन बाई π/4 जिसकी वैल्यू ये, तो टोटल आउटपुट π/4, यानी कि जो मैं इनपुट डाल रहा हूं वही मेरे पास इस वाले क्वाड्रेंट में आउटपुट आ रहा है। तो यहां पे जो ग्राफ है वो y = x वाली लाइन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा तो मैं यहां पे x ले लेता हूं, जैसे कि π/4 वाला ही पकड़ लेते हैं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है तो 3π/4 हो जाएगा। 3π/4 की वैल्यू रखेंगे तो ये भी प्लस में आएगी, क्योंकि साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, इसका आउटपुट भी यही आ जाएगा। जब तुम इसकी जगह y रख दोगे तो y = π-x, यानी कि जब सेकंड क्वाड्रेंट में जब थीटा की वैल्यू यहां से यहां है तो हम यहां पे इस वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे, जैसे कि ये वाली लाइन ये बन जाएगी अपने पास। ठीक है, यहां तक का ग्राफ समझ में आ गया। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा होता है तो ये 5π/4 हो गया। इसको पुट करोगे तो ये -1/√2 देगा, जिसकी वैल्यू -π/4 के बराबर, जिसमें यहां पे रखोगे तो -y हो जाएगा। तो ये फिर से π-x वाली ही लाइन अपने पास में थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, यानी कि इसी लाइन को मेरे को थोड़ा सा और आगे तक एक्सटेंड कर देना है, जहां पे आउटपुट अपने को -π/2 मिल रहा है। π/2 पे अपने को π/2 आउटपुट मिल रहा था, 3π/2 पे -π/2 आउटपुट मिल रहा है। ऐसे ही फिर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस थीटा होता है, उस वैल्यू को लोगे तो 7π/4 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, तो ये -π/4। तो -π/4 की जगह y रखोगे तो प्लस में आ जाएगा। तो अब मेरे पास जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो x - 2π आएगी, यानी कि यहां से x - 2π वाली लाइन, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप वाली लाइंस ऐसे चलती हैं, नेगेटिव स्लोप वाली लाइंस ऐसे चलती हैं। सिंस यहाँ पे स्लोप 1 और -1 ही है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक ऐसे जाएगी एक ऐसे जाएगी। और यहाँ पे तुम ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो है ये जीरो कब हो रहा है, यानी कि y = 0 कब हो रहा है, 2π पे, इसलिए इससे पास हो रही। ठीक, तो अब हमारे पास में चारों क्वाड्रेंट तक का ग्राफ बन चुका। अब अपने को पता है कि इसके बाद तो रिपीटेशन होना है, तो इसी वाले ग्राफ को उठाओ और आगे ले जाके कॉपी पेस्ट मार दो, इधर भी पीछे कॉपी पेस्ट मार दो। इस तरीके से पूरा इस वाले फंक्शन का ITF का ग्राफ हमारे पास बन के आ जाता है। ऐसे ही अगले वाले की बात करें, जब कॉस इनवर्स रहेगा तो यहां पे भी x की जगह तो कुछ भी पुट कर सकते हो, इसका आउटपुट हमेशा -1 से 1 के बीच में आएगा। जब कॉस इनवर्स के अंदर हम -1 से 1 के बीच की वैल्यू डाल रहे हैं तो आउटपुट जो है वो हमेशा 0 से पाई के बीच की वैल्यू मिलेगी, यानी कि y की वैल्यू, यानी कि इस पूरे की वैल्यू कभी भी नेगेटिव मेरे को नहीं मिल रही है। यानी कि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखोगे तो π/4 से देखोगे तो यही आ जाएगा, यानी कि y = x वाली लाइन। सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई के बीच में अगर देखेंगे तो 3π/4 पे नेगेटिव दे देगा। तो अपने को यहां पे ये भी पता है cos इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x के बराबर होता है, तो ये आउटपुट आ जाएगा यहां पे। अगर तुमको ये ज्यादा जल्दी लग रहा है कि काफी ज्यादा फास्ट पेस पे हम चल रहे हैं, तो तुम थोड़ा सा पॉज करके भी इन चीजों को काफी आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से लिखी हुई। तो ये पाई माइनस थीटा हो गया। पाई माइनस थीटा अगर हो गया तो इसको अगर मान लो यहां से देखोगे तो ये तो y और x दोनों बराबर ही हो गया,
तो दोनों क्वाड्रेंट में y इक्वल टू एक्स वाली लाइन आ रही है। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में 5π/4 लोगे तो फिर से यही आ जाएगा 3π/4। कंपेयर करोगे तो 2π माइनस एक्स वाली लाइन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास इस वाले आईटीएफ फंक्शन के लिए आएगा। जब दोनों को मैं ड्रॉ करूंगा तो ये वाली लाइन तो ये हो गई 0 से पाई में तो y इक्वल टू एक्स, पाई से 2π में 2π माइनस एक्स, ये वाली लाइन जो कि 2π, 0 से पास होगी। अब अपने को पता है कि ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है तो रिपीट करेगा, तो इसी को रिपीट करा दो बार 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 बार, ऐसे घर से बना दो। ठीक है, ये बेसिकली इस वाले फंक्शन का ग्राफ हो गया। ये एक्चुअली में यूज कहां पे होते हैं कि अगर मान लो तुमसे कभी ऐसे पूछ ले cos इनवर्स ऑफ cos 8, इसकी वैल्यू की बात की। अब 8 कहां है, 8 को अगर मान लो तुम देखोगे तो ये रेडियन में है, तो यहां पे अगर देखोगे तो 3 इंटू 3.14, तो ये बेसिकली 9 पॉइंट समथिंग हो गया। तो और यहां पे देखोगे तो ये 6.7 पॉइंट समथिंग हो गया, तो 8 इसके बीच में आएगा। तो इस वाली लाइन की अगर तुमको इक्वेशन पता है तो इसको y बोल के सीधा सीधा उसकी वैल्यू लिख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट जो कि tan इनवर्स वाला है। tan इनवर्स में बात करोगे तो अपने को पता है कि x की वैल्यू हम यहां पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, बस π/2 को छोड़ के। आउटपुट हमको -π/2 से π/2 के बीच में ही हमेशा मिलेगा। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ अपने पास में आ जाएगा, जहां पे π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे हमेशा होलो सर्किल अपने पास में आएगा, क्योंकि वो वाली वैल्यूज को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इसके बाद कॉट इनवर्स की बात करोगे तो इसमें n पाई को छोड़ देना है, तो x की वैल्यू ये है, पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 से पाई के सारे आउटपुट आएंगे, बस 0 नहीं आएगा, पाई नहीं आएगा। जब इनको अगर हम यहां पे देखेंगे, सॉरी ये वाला था ना, हाँ, जब इनको हम यहां पे देखेंगे तो 0 और पाई यानी कि n पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं सब पे होलो सर्किल लगा दो, और अपन यहां पे देख पा रहे हैं y की वैल्यू 0 से पाई यानी कि कभी नेगेटिव हो रही थी तो ये y एक्सिस के ऊपर साइड में ही हमेशा जाएगा। तुम यहां पे भी x इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे क्वाड्रेंट में वैल्यूज लेके भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट उसका कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक से अगर तुमको समझ में आ गया तो समझ में आ ही रहा है कि भाई इस तरीके से बन रहे हैं ग्राफ। इसके बाद सेक इनवर्स की बात करें, इसके लिए अपने को क्या करना है, यहां पे π/2 का ऑड मल्टीपल पुट नहीं करना है, और जब पुट नहीं करेंगे तो कभी π/2 आउटपुट में नहीं आएगा, तो 0 से पाई की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, बस π/2 नहीं आएगा। तो यहां पे हमको क्या करना है, cos इनवर्स ऑफ cos x का ही ग्राफ उठा लो और π/2 पे होलो सर्किल सब जगह लगा दो जहां पे π/2 के ऑड मल्टीपल है। ना तो π/2 के ऑड मल्टीपल को कभी पुट करेंगे ना कभी आउटपुट आए। वैसे इसका ग्राफ हमेशा cos इनवर्स ऑफ cos x के ही टाइप का रहता है। वैसे ही cosec की बात करोगे तो इसमें n पाई नहीं रख सकते और 0 का भी आउटपुट नहीं आएगा, यानी कि sin इनवर्स x का ही ग्राफ उठा लो और n पाई की वैल्यूज को हटा दो कि उनको कभी हम पुट नहीं कर पाएंगे और 0 का भी आउटपुट नहीं आएगा। तो इस तरीके का इसका ग्राफ अपने पास में बन जाएगा। इसके बाद आते हैं कन्वर्जेंस, जो कि अपने को काफी हेल्प करते हैं क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में, कि अगर मान लो अपने को साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ दे रखा है कहीं पे, तो मैं इसको कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इन सब में क्या लिख सकता हूं। तो साइन इनवर्स है, इसको अगर मान लो मैंने थीटा मान लिया तो साइन थीटा की वैल्यू एक्स या x/1 हो जाएगी, जिसको राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से अपन इस तरीके से बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में देख सकते हैं। जब हम इसको देख रहे हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां पे ये आ जाएगी, और जिसको चाहो तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स में ये लिख सकते हैं। वैसे ही कोसेक की बात करोगे तो वो तो इसी का रेसिप्रोकल भी हो जाएगा, ये भी अपन यहां पे लिख पाएंगे। और सेक की बात करोगे तो वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, यहां से भी लिख सकते हैं। वैसे ही टेन इनवर्स की बात करो, टेन थीटा यहां से निकाल लो परपेंडिकुलर बाय बेस करके, और फिर कॉट करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये अपने पास में आ जाए। इस तरीके से मैं साइन को कन्वर्ट कर सकता हूं। सेम उसी प्रोसेस से हम cos इनवर्स x को भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि थीटा मान लो, cos थीटा की वैल्यू अब ये आ गया, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से, तो सबकी साइन, cos, sec सबकी थीटा की वैल्यू निकाल लो, फिर इनवर्स निकाल लो। सेम टाइप का ही फंडा है। यही सेम टाइप का फंडा टेन इनवर्स के लिए भी यूज होता है, बस अपने को यहां पे ध्यान क्या रखना कि इक्वल टू थीटा लेना है हमको। अगर तुमको ये सब कन्वर्जन याद भी नहीं है तो भी भाड़ में जान दो, सीधा सीधा तुम क्या करो, थीटा इक्वल टू मानना है और टेन थीटा इक्वल टू ये कर लेंगे। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश अपने को इसको करनी है। इसके बाद हम आते हैं आईटीएफ की कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पे, जिसमें सबसे पहली आइडेंटिटी है ये वाली, है ना। यहां पे अगर अपन देखें तो इसका फॉर्मूला ये होता है, जैसे अपने पास में वहां पे
ट्रिग्नोमेट्री में होता था ना साइन ऑफ ए प्लस बी, ये लगभग वैसा ही है कि साइन ए कॉस बी फिर कॉस ए साइन बी। जैसे कैसे वैसा ही है कि एक वैल्यू फिर दूसरी वैल्यू कॉस वाली, फिर एक कॉस साइन वाली वैल्यू फिर दूसरी कॉस वाली वैल्यू, है ना। और दूसरा यहां पे जब ये तब है जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 है, और अगर ये ग्रेटर देन 1 होगी तो इसको अपन पाई माइनस ऐसे लिख देंगे। क्यों ऐसा हो रहा है इसको समझें अगर हम, तो हम यहां पे कह रहे हैं कि x और y हमारे पास अगर ग्रेटर देन 0 है तो अपने को पता है लेस देन इक्वल टू 1 तो होंगे, क्योंकि 1 से बड़ी तो हो नहीं सकती। तो उस सिचुएशन में इसका आउटपुट 0 से पाई बाय 2 अपने को मिलेगा, इसका भी 0 से पाई बाय 2 मिलेगा। दोनों का सम करोगे तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्स टू मैक्स ये पाई तक जा सकता है। और अभी अपन ने देखा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ मेरे पास में कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें वो 0 से पाई बाय 2 में तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन की तरह बिहेव करता है, और पाई बाय 2 से पाई में वो पाई माइनस एक्स की तरह बिहेव करता है। तो अगर मान लो मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूं यहां पे कि मैं यहां पे तुमसे कह रहा हूं कि इसको पहले वाले को तुमने थीटा बोल दिया, दूसरे वाले को फाई बोल दो, तो ये थीटा प्लस फाई आ जाएगा। दोनों साइड अगर तुम साइन ले लोगे, अब इसकी वैल्यूज अपन यहां पे रखेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली यहीं से वैल्यूज निकल के आएंगी। तो पहले वाले केस के लिए तो ये हो जाएगा, दूसरे वाले केस के लिए पाई माइनस एक्स अपन, यानी कि जो ऊपर लिखा है उसी को माइनस कर दिया हूं मैं। ठीक है, अगर तुम लोग चाहोगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट अगर कर दोगे कि इस पे कि ये फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इसका कंप्लीट डेरिवेशन चाहिए, तो मैं पूरा सेपरेटली इस पे एक वीडियो ही बना के तुम लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, वैसे रिवीजन के लिए हम यहां पे बात कर रहे हैं तो इन सब चीजों की जरूरत है नहीं कि डेरिवेशन वगैरह क्या है। मेन इंपॉर्टेंट अपना फोकस फॉर्मूला और उसकी प्रॉपर्टी कंडीशन पे होना चाहिए। ऐसे ही अगर यहां पे इनवर्स होता है तो यहां पे माइनस अगर होता है तो यहां पे माइनस आ जाएगा। अब यहां पे ध्यान रखना है एक्स की वैल्यू 0 से 1 के क्लोज ब्रैकेट के ही अंदर अपने पास में है। उसके बाद में यहां पे भी वही हो रहा है कि भाई 0 से पाई बाय 2 है, 0 से पाई बाय 2 ये है, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू ये 0 हो जाए, ये पाई बाय 2 तो माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा, ये पाई बाय 2 हो जाए, ये 0 हो जाए तो मैक्स टू मैक्स वैल्यू माइनस प्लस पाई बाय 2 आ जाएगा। और अपने को पता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में y इक्वल टू एक्स लाइन की तरह बिहेव करता है, तो सीधा सीधा x के बराबर ही ये वैल्यू अपने पास में आ जाएगी। वहीं पे कॉस इनवर्स की अगर अपन बात करें तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है, इसके लिए भी x की वैल्यू 0 से 1 अपने पास में ये वाली कंडीशंस लेनी है, जिसमें अपने को क्या पता है कि सिंस हमारे पास x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं तो इसका आउटपुट केवल और केवल 0 से पाई बाय 2 के बीच में होगा। सेम इसका होगा तो इसकी वैल्यू 0 से पाई आ जाएगी। 0 से पाई में अपने को पता है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ सेम ही लाइन के द्वारा यानी कि y इक्वल टू एक्स लाइन के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है, तो केवल एक ही वैल्यू आएगी। लेकिन अगर माइनस यहां पे होता तो ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 हो जाता, तो 0 से पाई बाय 2 y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट में आ जाएगा, और माइनस पाई बाय 2 से 0 माइनस एक्स, इसी वजह से पूरी वैल्यू का आगे माइनस लग गया है, इस पे आ जाएगा। वहीं पे टेन इनवर्स की बात करें तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसके कई सारे अलग अलग फॉर्मेट हैं। सबसे जो मेजर और सबसे कॉमन वाला है, ज्यादातर हम इसी का यूज करते हैं, बस इसमें हम इस वाली कंडीशन को याद नहीं रखते हैं कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा कुछ और है, यानी कि ग्रेटर देन 1 अगर है तो मैं इसी फॉर्मूले में पाई प्लस कर दूंगा। उसके साथ साथ अगर ये वैल्यू 1 के बराबर है तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ये पाई बाय 2 हो जाएगा जब दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है। अगर दोनों नेगेटिव हैं और ये फिर से 1 के बराबर तो ये वैल्यू माइनस पाई बाय 2 के इक्वल हमारे पास में आ जाएगी। वहीं पे अगर माइनस की बात करोगे तो इसमें x और y अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो सीधा सीधा यही वाला फॉर्मूला होता है। इसमें कुछ खास कंडीशंस नहीं है, बस अपने को ये याद रखना है x और y पॉजिटिव हम यहां पे ले रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी हैं जो अपने को याद रखने हैं, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला जो कि अपन ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली पढ़ते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ रिजल्ट्स हैं कि अगर मान लो इसके बेसिस पे मैं टेन इनवर्स एक्स प्लस इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं तो अपन यहां पे कर देंगे 1 2 3 तीनों का प्लस में, फिर तीनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर दो दो का मल्टीप्लीकेशन का सब्ट्रैक्शन, ऐसे बना रहे जैसे अभी अपन ने बाकी फॉर्मूलेज बनाए। ठीक है, अब यहां पे क्या है, यहां पे सीन ये है कि अगर मान लो अपने को कह दिया गया कि इसकी वैल्यू पाई है, ठीक है, अगर ये पाई के बराबर है, जिसका मतलब ये कब होगा, जब ये वाली वैल्यू 0 हो। ये वाली क्योंकि 10 पाई 0 होता है ना भाई, 10 को उधर ले जाओगे या फिर 10 दोनों साइड ले लोगे
तो अपने पास में tan ऑफ tan इनवर्स x तो x के बराबर यानी कि इसी के बराबर हो जाएगा, उधर tan पाई आ जाएगा जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये 0 कब होगा? जब न्यूमरेटर 0 होगा, यानी कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाए। ठीक है, ये वाले रिजल्ट काफी हेल्प करेंगे तुमको क्वेश्चंस को, पीवाईक्यूज को सॉल्व करने में। उसके साथ साथ अगर ये वाली वैल्यू π/2 के इक्वल दे रखी है, तो π/2 के अगर इक्वल है तो इसका मतलब इस केस में ये वाली वैल्यू 0, डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, तभी tan इनवर्स के अंदर नॉट डिफाइन इन इंफिनिटी वाला केस अपने पास में बनेगा। ये 0 कब होगा? जब इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन का सम 1 के बराबर हो जाए। ऐसे ही यहीं से अपन एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, अगर एक्स वाई जेड की जगह 1 2 3 है तो इन सब का सम सीधा सीधा पाई होता है, और अगर इनके रेसिप्रोकल है तो सम π/2 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे पाई है यानी कि ये वाला 0, यानी कि x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह 3 रखें तो इन तीनों का सम 6 होता है, मल्टीप्लीकेशन भी 6 होता है, तो वो 0 हो रहा है। यहीं पे अगर देखोगे दो दो के प्रोडक्ट का सम 1 के बराबर हो जाएगा, इसलिए ये π/2 के इक्वल मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया है। इस तरीके से अपन यहां पे आईटीएफ को इजीली समझ के रिवाइज कर सकते हैं। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, सारी चीजें तुमको समझ में आई है, तो अभी जो लेफ्ट साइड में प्लेलिस्ट दिख रही है उसमें आईटीएफ के काफी भर भर के पीवाईक्यूज तुमको मिल जाएंगे। 26 के साथ दोनों सेशन के हैं, 25 के हैं, 24 के भी मिल जाएंगे। उन सबको भी प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि तुमको ये चीज समझ में आ जाए कि एक्चुअल में कैसे हमको इन प्रॉपर्टीज को, फॉर्मूलाज को कंडीशंस के साथ में अप्लाई करना है।